अरे भाई, बड़ा टेंशन में लग रहे हो, क्या हो गया? क्या बताऊं तुम्हें, डॉक्टर को दिखाने आया था, छाती में दर्द था। डॉक्टर ने बोला है कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। सुना है एंजियोग्राफी एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट होती है, इसमें जान का भी खतरा होता है। सोच रहा हूँ एंजियोग्राफी कराऊं कि नहीं कराऊं। तो परेशान ना हो, इसका आंसर डॉक्टर श्रीपद से ही पूछ लो। वे एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इसका आंसर उनसे अच्छा और कोई नहीं दे पाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे एंजियोग्राफी बताई गई है, जरा बताएंगे ये एंजियोग्राफी क्या होती है? शर्मा जी, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंजियोग्राफी एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होती है। हम दिल के कुछ फोटो निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि दिल की जो नसें हैं उसके अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, ये ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ हैं, उसमें कैल्शियम तो नहीं है या फिर क्लॉट तो नहीं है, और फिर डिसाइड करते हैं कि इससे आपकी दिल के लिए क्या ट्रीटमेंट जरूरी है। ये एक सिंपल टेस्ट है, इसमें हम आपको एक एक्सरे मशीन पे लिटाते हैं और उसी के थ्रू आपके दिल की हम फोटो खींचते हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगाते हैं, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है और आपको पूरी तरह से होश में रख के की जाती है, इसीलिए डरिएगा नहीं। अच्छा, अब ये बताइए सर प्लीज, ये एंजियोग्राफी कैसे की जाती है, इसमें कितना टाइम लगेगा और क्या इसमें मुझे पूरा सुन कर दिया जाएगा या फिर मैं होश में भी रहूंगा, और इससे कितनी परेशानी या कितना दर्द होगा? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा शर्मा जी। लोग हमेशा डरते हैं कि एंजियोग्राफी करेंगे इसका मतलब कोई दिल फाड़ के तो नहीं निकालेंगे जिसमें फिर नसें चेक करेंगे। एंजियोग्राफी एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। हमें क्या करना होता है, दिल की नसों की जांच करनी है। तो दिल ओपन करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने अपनी बॉडी ऐसी कुछ बनाई है कि जिससे हम दिल तक बिना दिल ओपन करे भी जा सकते हैं। तो कैसे जाते हैं? हम इधर हाथ की नस से या पैर की नस से जो दिल से कनेक्टेड है वहां से एक छोटी सी कैथेटर यानी ट्यूब आपके दिल तक ले जाते हैं और फिर जो दिल की नसें हैं उसके अंदर एक डाई डालते हैं जिससे कि दिल की नसें हमें एक्सरे के अंदर बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। इस टोटल प्रोसीजर में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपके हाथ की जगह पर या कमर की जगह पर सफाई की जाती है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया यानी कि जगह पे भूल दी जाती है। आप पूरे होश में रहते हैं शर्मा जी, और फिर एक छोटी सी सुई की जगह हम एक शीट वहां लगाते हैं। इसमें कोई पेन नहीं होता और फिर एक्सरे के अंदर हम एक वो कैथेटर दिल तक ले जाते हैं। उसके बाद कैमरे के जरिए कैमरा घुमा के आपके दिल के फोटो निकालते हैं और तुरंत बाद ही हाथ में जो लगी हुई सुई होती है वो निकाल दी जाती है। एक बार वो निकाल दी गई फिर आप फिर से वार्ड में चले जाएंगे और 1 घंटे बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर है और इसमें बहुत कोई लंबा पेन या ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहता है कि जिसकी वजह से आप दूसरे दिन अपना काम ना कर पाओ। दूसरे दिन आप अपना डेली रूटीन एकदम नॉर्मली कर सकते हैं, कोई लंबी प्रॉब्लम नहीं और कोई झंझट भी नहीं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि एंजियोग्राफी क्या होती है और फिर उसे कैसे की जाती है। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने मुझे ये एंजियोग्राफी क्यों करने के लिए कहा है। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से एंजियोग्राफी करानी पड़ती है? अगर आप मुझे बता पाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है शर्मा जी आपने। आपने सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों को जिनके मन में यह क्वेश्चन होता है कि एंजियोग्राफी पक्का किसको करानी चाहिए, क्या ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं जब डॉक्टर एंजियोग्राफी कराने के लिए कहते हैं। जिस हिसाब से मैं आपके रिपोर्ट देख पा रहा हूँ शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपकी रिपोर्टों में आपको हार्ट अटैक की परेशानी हो रही है। आपने जो परेशानी बताई है, जो आपकी ईसीजी है, जो इको है, जो ट्रोपोनिन टेस्ट है, वो कहती है कि रिसेंटली ही आपको हार्ट की परेशानी हुई है और उसी वजह से आपको एंजियोग्राफी की एडवाइस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको बहुत जल्दी ही करानी चाहिए। अब और भी ऐसे मरीज होते हैं कि जिनके लिए एंजियोग्राफी करानी चाहिए, उनको कब करानी चाहिए? अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो उसका एंजियोग्राफी करानी चाहिए। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी में चेंजेस है, इको में चेंजेस है, ट्रोपोनिन का टेस्ट पॉजिटिव है तो उसे एंजियोग्राफी करानी चाहिए। अगर किसी ने टीएमटी यानी ट्रेस टेस्ट कराई है और ट्रेस टेस्ट में पता चला है कि उनके दिल पे लोड आता है, ईसीजी में चेंजेस आते हैं, उन लोगों को भी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। किन्हीं मरीजों को अचानक से पता चलता है कि दिल की पंपिंग कमजोर है, हार्ट पंप सही से नहीं कर पा रहा है, ऐसे मरीजों को भी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। जिन मरीजों को हाई रिस्क कहा जाता है, जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, चलने में सांस फूलती है या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज है, पुराना कभी स्ट्रोक आ चुका है, या ऐसे मरीजों को हम कहते हैं हाई रिस्क मरीज, जिनकी फैमिली में हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम है, ऐसे मरीजों को भी कुछ स्पेशल कंडीशंस पे एंजियोग्राफी करने की एडवाइस दी जाती है। ये तो मैं समझ गया, बट अगर सपोज मैं अभी ये एंजियोग्राफी करा लूं तो इससे मेरी ट्रीटमेंट में कैसे चेंज होगा या कुछ फायदा भी होगा मुझे जिसकी वजह से मैं एंजियोग्राफी कराने के लिए रेडी हो जाऊं? बहुत ही नॉलेजेबल
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शर्मा जी कि अगर मैं ये टेस्ट करा लूं, अगर मैं एंजियोग्राफी करा लूं तो मेरी ट्रीटमेंट में क्या चेंज होगा, इससे मेरी ट्रीटमेंट में क्या फायदा होने वाला है, जिसके लिए आपने मुझे ये टेस्ट बताइए। एंजियोग्राफी जैसे हमने आपकी कर तो हमें रिजल्ट मिलेंगे कि ये एंजियोग्राफी में कहाँ और कितने ब्लॉकेजेस हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक है, आपको हमें जानना है कि कितने नसों में ब्लॉकेजेस है और ये ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ है ये पता चले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपको सिर्फ दवाइयों से ही कंटिन्यू करना है या फिर आपको कुछ स्टेंट के बारे में बताना चाहिए कि ये नस एक जगह ब्लॉकेज है तो यहाँ एक स्टेंट लगेगा, या फिर पता चलेगा कि नसों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है और आपको बाईपास करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आपको भविष्य में दूसरा हार्ट अटैक ना आए, आपका हार्ट कमजोर ना हो जाए, या फिर जो अभी कमजोर लग रहा है हार्ट वो इम्प्रूव हो जाए। एक बार आपका ये डिसीजन होगा उसी हिसाब से हम आपको बता पाएंगे कि आपकी ट्रीटमेंट कितने दिनों तक चलेगी, ये सेम डोज में ही आपको दवाई चलानी है या डोज बढ़ाने हैं, या फिर डोज घटाने से भी अपने को कोई रिस्क नहीं बढ़ेगी। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने को एंजियोग्राफी देने वाली है। जैसे आप समझो कि अगर डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया है कि आपके पेट में पथरी है तो सबसे पहले टेस्ट क्या होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तभी पता चलता है कि ये पथरी है कहाँ पर और कितनी बड़ी है और इसका इलाज कैसे होगा, कि ये लैप्रोस्कोपिकली निकलेगी या फिर इसको पेट काट के निकालना पड़ेगा या सिर्फ दवाई से भी ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारी एंजियोग्राफी है, एक बार एंजियोग्राफी होगी तो पता चलेगा कि सिर्फ दवाई से काम चलेगा, दवाई बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, कितने दिन चलानी पड़ेगी, स्टेंट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी या फिर बाईपास तो नहीं करना पड़ेगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने को एंजियोग्राफी देगी, जिससे कि आपकी ट्रीटमेंट बहुत ही इजी हो जाएगी। सर ये तो मैं समझ गया, बट मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या एंजियोग्राफी करने में कोई रिस्क भी होती है? मैंने सुना है कि एंजियोग्राफी में लोगों की जान जाती है, क्या ये सच है? अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है शर्मा जी, इसी के वजह से एंजियोग्राफी एक बदनाम टेस्ट है कि एंजियोग्राफी करने से लोग मरते हैं, एंजियोग्राफी करने से रिस्क होती है, ये जो भय है ये लोगों में फैलाया गया है और फिर इसी अज्ञानतावश लोग मरते हैं। अगर सच कहूं तो रियलिटी में एंजियोग्राफी में बहुत ही कम रिस्क होती है। रिस्क है ट्रीटमेंट डिले करने में, हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट डिले करने में रिस्क है, ना कि एंजियोग्राफी में। अगर मैं कहूं कि आपकी हाथ की उंगली कटी है तो इसको जितने जल्दी लगाएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, उतने जल्दी लग भी जाएगी और काम भी कर लेगी। डिले करने से हो सकता है कि लगे भी, पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, और जितना और डिले करेंगे शायद ही जुड़ेगी भी और काम भी नहीं करेगी। उसी तरह से हार्ट है, अगर नस ब्लॉक हुई है तो जितने जल्दी खोलोगे उतनी अच्छा काम करेगी, जितना डिले करोगे उतना ही हार्ट वीक रह जाएगा और शायद फायदा नहीं होगा। और फिर अंत में तो जो ब्लेम आना है वो डॉक्टरों पे आना है कि शायद डॉक्टरों ने अच्छा ऑपरेशन नहीं किया, सही से टाइम से नहीं किया या उनको आता नहीं था। तो जो रिस्क है वो ट्रीटमेंट डिले करने में है, ना ही कि एंजियोग्राफी में। और रही बात एंजियोग्राफी में लोगों की जान जाने की, तो आज तक तो मैंने किसी की एंजियोग्राफी में जान जाते हुए ही नहीं देखी। जान जाने का मेन कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट करने में जितना डिले होगा उतने ही ज्यादा रिस्क होगी जान जाने की। इसीलिए डर से नहीं, नॉलेज से डिसीजन लो और अपनी एंजियोग्राफी कराओ। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। मैं तो बहुत डर गया था कि एंजियोग्राफी करने से मैं परेशान तो नहीं हो जाऊंगा, बट आपके साथ डिस्कस करने से मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अब मैं अपनी एंजियोग्राफी जरूर कराऊंगा। धन्यवाद। शर्मा जी को तो शायद समझ में आ गया है कि एंजियोग्राफी क्या होती है, क्यों कराई जाती है, कैसी होती है और उसमें क्या रिस्क है। क्या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। इसे सभी लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनके मन में भी जो अज्ञान है वो दूर हो जाए। इस चैनल पे हम ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहते हैं जिससे आपके नॉलेज में और वृद्धि होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।